नमस्कार, जय हिंद। मैं गजराज सिंह अब सभी का चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस आज की जर्नी को, आज के क्लास को। जो हमने लास्ट क्लास में जो देखे थे वो था टेम्परेचर यानी कि तापमान का चैप्टर हम देख रहे थे। तापमान के चैप्टर में अगर बात करें तो हमने क्या-क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को हमने किस तरह से लिंक किया था, ये कल मैंने डिस्कस किया था आपको। ये हमने टेम्परेचर का चैप्टर लिया। हमने किस तरह से इसको लिंक किया था मोशन ऑफ द अर्थ के बाद, जब हमें पता चला कि पृथ्वी पे एक साइड में कभी ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, एक साइड में कभी कम मिलती है। तो फिर हमने नेक्स्ट सवाल पूछा कि कहाँ पे ज़्यादा और कहाँ पे कम मिल रहा है। तो इस सवाल का जवाब हमने ढूँढा इसमें हीट बजट एंड इंसोलेशन में। हीट बजट में हमने क्या देखा कि हीट बजट में कितनी ऊष्मा आ रही है और कितनी जा रही है। और इस आने और जाने की प्रोसेस क्या है यानी कि प्रक्रिया क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर हमने देखा इंसोलेशन यानी कि सूर्यातप। सूर्यातप को हमने देखा कि सूर्यातप क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य की आगामी किरणों को सूर्यातप कहते हैं। तो इस सूर्य के आगामी किरणों को कौन-कौन प्रभावित करता है, इसके हमने फैक्टर्स को देखा। इसके बाद हमने देखा कि जब हमारे पास आ गई ऊष्मा और इस ऊष्मा को कौन-कौन प्रभावित कर रहा है, तो ऑटोमेटिक इस चीज़ से लिंक हो जाता है कि हमारा तापमान कहाँ पे कितना है और किस तरह से टेम्परेचर चल रहा है। तो उसके बाद हमने चैप्टर लिया टेम्परेचर। हमने देखा कि टेम्परेचर का ओरिजिनल मतलब या फिर यूं कहे कि टेम्परेचर का एक बेसिक मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु या वायुमंडल के गर्म व ठंडी की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि अगर किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बहुत ठंडा है, तो टेम्परेचर कम है। तो ये ठंडा और गर्म दोनों की जो स्थिति को दर्शाता है वही टेम्परेचर का। तो उसके बाद हमने देखा कि इस टेम्परेचर में कितने वेरिएशन हो सकते हैं। तो उस वेरिएशन में हमने क्या-क्या देखा? कौन-कौन से फैक्टर्स टेम्परेचर को चेंज करते हैं या फिर यूँ कहें कि इस टेम्परेचर के चैप्टर में हम क्या-क्या डील करने वाले हैं। हम डील करने वाले हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का ऊर्ध्वाधर भिन्नता। इसके बाद हम क्या देखेंगे? तापमान का क्षैतिज वितरण। यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि क्षैतिज का मतलब होता है कि पूरे के पूरे पृथ्वी की सतह पर, वो चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, किसी भी एंगल में हो, सरफेस के सतह जो है यानी कि जो पृथ्वी का सतह है उसके ऊपर अगर जो भी हम मूवमेंट देख रहे हैं वो क्षैतिज परिवर्तन है। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर परिवर्तन क्या है? ये हमारी सतह हो गई। इससे या ऊपर जाएँगे या इस सतह के नीचे जाएँगे। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। दूसरा हमने क्या देखा? आइसोथर्मल लाइन यानी कि समताप रेखा देखेंगे। फिर देखेंगे तापमान व्युत्क्रम यानी टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक? तो इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है अपना वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने देखा कि ये दो तरीके से वितरण है। पहला नॉर्मल लैप्स रेट, दूसरा एडियाबेटिक लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ह्रास दर, एडियाबेटिक लैप्स रेट मीन्स रुद्धोष्म ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर में हमने क्या देखा कि जब सतह से हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि सतह के पास डेंसिटी ज़्यादा होती है और पहले के रीजन, दूसरा की जो सोर्स ऑफ हीट है इस वायुमंडल को गर्म करने में वो सतह है। सतह के द्वारा छोड़ी गई जो दीर्घ तरंगे हैं उनके द्वारा ये गर्म होता है। तो जैसे जैसे सोर्स ऑफ हीट से हम दूर जा रहे हैं यानी कि ऊष्मा के स्रोत से दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तापमान कम होगा। दूसरी बात कि जब यहाँ पे डेंसिटी हमने देखा कि जो सतह है पृथ्वी का के नज़दीक में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, इससे जितना हम दूर जाएंगे डेंसिटी लगातार कम होती जाएगी। ये ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होगा, किस में होगा? स्थिर वायुमंडल में। स्थिर वायुमंडल का क्या मतलब है? हमने कल देखा। स्थिर वायुमंडल का मतलब है कि न तो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, न हवाएं नीचे बैठ रही हैं।
और इसके बाद एल्टीट्यूड जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा? इसके दो रीजन है। पहला, डेंसिटी घनत्व, वायु का जो घनत्व है वो कम होगा ऊपर जाते जाते। दूसरा, सोर्स ऑफ हीट से दूरी बढ़ेगी। ये किस दर से कम होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कहें, या फिर यूं कहें कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स। ठीक, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ अगर मान ले 40 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ पे टेम्परेचर है, 5000 मीटर ऊंचाई पर 7.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में किया। अब जो हम देखेंगे अपना कि रुद्धोष्म ह्रास दर, ठीक, एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी कि रुद्धोष ह्रास दर। ये हमने उस वर्टिकल वेरिएशन का एक पॉइंट लिया, रुद्धोष्म ह्रास दर। ठीक, रुद्धोष्म ह्रास दर। अब हम रुद्धोष्म ह्रास दर यानी कि एडियाबेटिक लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझे कि एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है, यानी कि जो रुद्धोष्म प्रक्रिया है वो क्या है। इसको जानने से पहले फर्स्ट हमें क्या जानना चाहिए? एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया, अब रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रिया वो चीज है कि किसी भी तंत्र का, अगर कोई भी हमने तंत्र लिया, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसके फैलने और सिकुड़ने से तापमान में जो अंतर आता है वो रुद्धोष्म प्रक्रिया है। और ये जो तापमान का अंतर है, या फिर यूं कहें इसके जो तापमान का है, इस तापमान का उसके आसपास के वातावरण से, अगर कोई तापमान है इसको एक्सपेंशन दे रहे हैं या फिर इसको कंट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज का फैलना और किसी चीज का सिकुड़ना, इस प्रक्रिया से अगर तापमान में अंतर आ रहा है, या तापमान बढ़ रहा है या तापमान घट रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे इसमें एक स्पेशल बात यह है कि इसकी जो ऊष्मा है, यानी कि अगर तापमान में अंतर आ रहा है तो ऊष्मा में भी अंतर आ रहा है, तो ऊष्मा जो है, इस ऊष्मा के अपने वातावरण के आसपास के जो वातावरण है चारों तरफ में, उसमें कोई आदान प्रदान नहीं होता। जनरली क्या होता है कि अगर हीट कम या ज़्यादा हो रहा है तो या फिर हीट आ रही है या हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ही कम ज़्यादा होगा। लेकिन इस रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी एक तंत्र है, उसको अगर एक्सपैंड करें यानी कि फैला दें तो तापमान कम हो जाएगा, सिकोड़ दें तो तापमान ज़्यादा हो जाएगा। इस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की प्रक्रिया में तापमान में जो अंतर आता है वही रुद्धोष्म प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा के आदान प्रदान उसके वायुमंडल में नहीं होता है। ठीक, इसको अगर एक पॉइंट फॉर्म में लिखें तो किस तरह से इसको देख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है? एक्सपेंशन यानी कि फैलाव व कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, इन दोनों की प्रक्रिया से अगर जो परिणाम तापांतर है, यानी कि तापांतर होता है या प्लस या माइनस, यानी कि कम या ज्यादा तापमान होता है, उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया। और इस तापांतर में
जो हमारी ऊष्मा है, इस ऊष्मा का आदान प्रदान, आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज, उसके आसपास के वायुमंडल से, आसपास के वातावरण से, वातावरण से नहीं होता है, नहीं होता। ठीक, जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा का जो आदान प्रदान एक्सचेंज है उसके आसपास के वातावरण से नहीं होता है। ये सिर्फ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से ही ऊष्मा बढ़ती है और घटती है। इसको एक और इस तरह से आप समझें कि जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए तो हम एक एयर पैकेट ले लेते हैं, जबकि हमारे पास जनरली वायुमंडल में ऐसी स्थिति तो है ही नहीं कि एयर पैकेट हमारे पास है। हम इसको मानने के लिए ये जो रुद्धोष्म ह्रास दर है या फिर इस एडियाबेटिक प्रक्रिया है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस एक आदर्श यानी कि एक आइडियल सिचुएशन है, यानी कि एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है कि इस तरह से काम करती है चीजें। तो हम मानते हैं कि हमने एक एयर पैकेट ले लिया, ठीक, मान लीजिए कोई एक एयर पैकेट ले लिया, ये हमारा एयर पैकेट यानी कि वायु का बंडल हो गया, ये इसके मॉलिक्यूल हो गए, ये इसके मॉलिक्यूल यानी कि क्या, कौन सा मॉलिक्यूल, जो वायु के कण यानी कि एयर मॉलिक्यूल हैं, ये हैं। अब इसमें हमने क्या किया, प्रेशर दिया इसको, ठीक, प्रेशर इसको चारों तरफ से दिया हमने, ये प्रेशर, इस प्रेशर को हम P1 मान लेते हैं, ठीक। एक P1 क्यों, जस्ट एक नाम के लिए, हाँ एक P1 नाम का एक प्रेशर है। अब जैसे जैसे इस एयर पैकेट का प्रेशर हम दबा रहे हैं यानी कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर P1 हम बढ़ा रहे हैं यानी कि प्रेशर इस ऊपर जो एरो जा रही है, इसका मतलब जब भी इस पूरे के पूरे सीरीज में जो जियोग्राफी की चल रही है चलेगा, इसका मतलब होता है ज्यादा, और अगर हम नीचे के एरो कर रहे हैं इसका मतलब होता है कम, ठीक। अगर हम P1 यानी कि प्रेशर को इस एयर पैकेट के प्रेशर दे करके इसको प्रेशर कर रहे हैं यानी कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम है यानी कि इसके जो आयतन है, ये आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, ठीक। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा और इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा, टेम्परेचर डिप करेगा, ठीक, सॉरी टेम्परेचर डिप नहीं बल्कि ये लो प्रेशर होगा, ठीक। हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक। ये हमने पहले ही देख लिया है ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि जब हम इस एयर पैकेट को प्रेशर दिया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि अगर हम कोई एयर पैकेट है इसको दबाएंगे तो इसका जो आयतन है वो और सिकुड़ जाएगा। जब आयतन सिकुड़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये और पास पास आ जाएंगे, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो घनत्व बढ़ जाएगी। अगर घनत्व बढ़ गया तो इसका परिणाम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो इसका परिणाम होगा कि जो घनत्व है, घनत्व ज्यादा होगा। जब घनत्व ज्यादा होगा तो जो तापमान है वो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तापमान क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने इस एयर पैकेट को दबा दिया। इसके डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर तापमान में जो अंतर आ रहा है या तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। इस रुद्धोष्म प्रक्रिया में अगर हमने एक एयर पैकेट लिया, अब इसको अगर हमने दबा दिया, दबाने से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम कम हुआ और इसका घनत्व बढ़ गया। अगर डेंसिटी बढ़ गई तो तापमान बढ़ जाएगा, ठीक।
क्यों? क्योंकि एक ही जगह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ क्या होगा कि अगर इस चीज को, इसी प्रोसेस को हमने जो ऊपर लिखा है उसी को अप्लाई करके देख रहे हैं कि हमने लिखा दबाने से श्रिंक हो रहा है, यानी कि दबाने से उसका डेंसिटी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो एक्सपेंशन से क्या होगा? अगर इसी चीज के एयर प्रेशर को हमने रिलीज कर दिया, ठीक, एयर प्रेशर को हमने रिलीज कर दिया, इफ एयर प्रेशर रिलीज, ठीक, अगर रिलीज कर दिया गया तो क्या होगा? तो अगर ये रिलीज करेंगे, यानी कि इसको अगर यूं कहें, अगर हमने रिलीज कर दिया तो क्या होगा? अगर प्रेशर रिलीज हुआ तो यहां पे क्या परिणाम होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, और इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये दूर दूर हो जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो यहाँ का टेम्परेचर डिप करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर डिप करेगा। क्यों डिप करेगा? डिप मतलब कम करेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो वॉल्यूम बढ़ा है और जो इसका घनत्व है, घनत्व कम हुआ है, घनत्व कम होने का कारण ही यही है कि तापमान कम होगा। ठीक, वॉल्यूम अगर इसका बढ़ गया और इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी भी कम हो गई। अगर डेंसिटी कम हो गई तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका जो तापमान है, तापमान कम हो रहा है। ठीक, ये है हमारी रुद्धोष्म प्रक्रिया। ठीक, ये हमारी रुद्धोष्म प्रक्रिया है। अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रिया, अगर एक बार आप लिखना चाहें तो ये एडियाबेटिक लैप्स रेट में, एडियाबेटिक लैप्स रेट रुद्धोष्म ह्रास दर हम पढ़ रहे हैं। रुद्धोष्म ह्रास दर जानने से पहले हम ये जाने कि रुद्धोष्म प्रक्रिया है क्या। हमने क्या इसका डेफिनेशन देखा? एक्सपेंशन यानी कि फैलाव, व कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने से, जो तापमान में ज्यादा या कम, यानी कि किसी तंत्र के फैलने और सिकुड़ने से अगर तापमान में कमी या फिर घटती या बढ़ती दर्ज हो रही है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा है उसका अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तापांतर कम या ज्यादा होगा, ये जो ऊष्मा है इस ऊष्मा का जो आदान प्रदान आसपास के वातावरण से नहीं होगा। इसको हमने इस रूप में लिया कि हाँ भाई, इसको कैसे, ये हमने एक एयर पैकेट लिया, इसको प्रेशर किया, इसका ये परिणाम आया, और दूसरे को हमने रिलीज कर दिया। अगर एक्सपेंशन हो गया तो वॉल्यूम, आयतन बढ़ गया, घनत्व कम हुआ, तापमान कम हो गया। तो अब ये प्रक्रिया तो हमारी है, इस एक फिजिक्स की छोटी सी प्रक्रिया है। कुछ लोग इसको जानते भी होंगे पहले से, जिसका थोड़ा फिजिक्स का बैकग्राउंड होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि इस जियोग्राफी में, यानी कि हमारी तापमान के चैप्टर में, हमारा जो तापमान चल रहा है, इस तापमान के चैप्टर में इसका क्या रोल है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एयर के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ने और फैलने से तापमान में अंतर आ रहा है। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं इसका हमारे जियोग्राफी में क्या रोल है। अब अगर सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ हो गई। ठीक, सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी सतह हो गई है, पृथ्वी की सतह। हम किसी भी रीजन से ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी कारण से, कि हमारी जो अर्थ है इस सतह से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। क्यों उठ रही हैं, कैसे उठ रही हैं, वो कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि वो आने वाले समय में, आने वाले चैप्टर में धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि हवाएं क्यों ऊपर उठती हैं।
अगर हमने ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट पे हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक, जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहां पर धीरे धीरे ये जा करके इस तरह से फैलना शुरू करेंगी, ठीक, ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे यहां तक। अब यहां क्या हो रहा है कि हमने पहले ही देखा कि ये जो एयर है, एयर की जो डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है, ये हमारा एयर डेंसिटी अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा रहता है और सरफेस से जितना हम दूरी बढ़ाते हैं उतना ही इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक, ये हम ये बातें जानते हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा है और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम हो रही है यानी कि घनत्व कम हो रहा है। और ये जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो ऊपर उठने के बाद ये फैल रही हैं, इस तरीके से हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यूं फैल गई। अब ये क्यों फैल रही हैं वो देखते हैं। उस रुद्धोष्म प्रक्रिया को हम इसी पे अप्लाई करेंगे। हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक्सपांसन यानी कि फैलना और सिकुड़ना, इन दोनों की प्रक्रिया से तापमान में अंतर आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। हमने एक पॉइंट अर्थ के सरफेस पे ऑब्जर्व किया, यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। अब ये हवाएं ऊपर जाके फैल क्यों रही हैं वो देखते हैं। जब हम किसी भी प्लेस पे, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि आपको एक गलियारा है, एक कॉरिडोर में से 100 आदमी को हमने क्रॉस किया यानी कि उसको जाने के लिए बोल दिया, तो सारे आदमी कुछ यूं करके एक दूसरे से सटे सटे जाएंगे। अब जैसे ही 10 मीटर के बाद वो गलियारा खत्म होता है, उसके आगे जब हम जाते हैं तो बहुत बड़ा मैदान है। अब वहां क्या होगा, सारे लोग वहां भी जाके ऐसे तो सटे नहीं रहेंगे, सारे के सारे लोग पूरे मैदान में फैल जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है हवाओं के साथ, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। अब जब ये डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ सब पास पास में है वायु के कण, यहाँ डेंसिटी कम है तो वायु के कण दूर दूर है। तो जब ये वायु के कण ऊपर उठते हुए जा रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इनको जगह ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ही नहीं है, बहुत सारा जगह है, तो पूरा के पूरे तरह से फैल जा रहे हैं, ठीक। ये क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कम है और ये जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो इनके ये यहाँ पे चारों तरफ से फैल रहे हैं। जब ये फैल रहे हैं तो हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज फैल रहा है और डेंसिटी कम हो रही है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिप करता है, यानी कि उसका तापमान कम होगा। अगर यहाँ पे लीड करें असेंडेंस की अगर बात करें, यानी कि आरोहण, असेंडेंस यानी कि आरोहण, आरोहण का क्या मतलब है, हवाएं ऊपर उठ रही। अगर ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या करेंगी, ये एक्सपेंशन करेंगी यानी कि फैलाव होगा। फैलाव क्या करेगा, ये कूलिंग करेगा, ठीक। और इस कूलिंग को ही एडियाबेटिक कूलिंग कहा जाता है, यानी कि ascendance लीड टू एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लीड टू कूलिंग। यहां तक बात समझ में आई। तो हमने क्या देखा, इस सतह से हवाएं ऊपर उठी, यहां फैल गई। अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि ये फैल गई हैं, ठीक। और इस फैलने के बाद जब यहां ये पहुंचती और इसी कूलिंग को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कूलिंग, ठीक। इसी कूलिंग को एडियाबेटिक कूलिंग भी कहते हैं। लेकिन जब ये हवाएं यहां तक पहुंच रही हैं तो इन हवाओं में तो वाटर वेपर भी, जलवाष्प भी मौजूद है, H2O,
जब ये H2O इनके साथ साथ ऊपर उठा तो एक पॉइंट बनता है जहां पे जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट, यानी कि एक कूलिंग के बाद, यानी कि ठंडा होने के बाद जो वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प है, ये जल वाष्प किस में कन्वर्ट होने लगता है? कंडेंसेशन यानी कि संघनन में। ठीक, यहां पे अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा? क्लाउड, यानी कि बादल। अब बादल कैसे बनते हैं? हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के बाद ये यहां तक इस ड्यू पॉइंट तक जाएंगी, ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक बिंदु तक। ठीक, इसको हम लिख दें ओसांक बिंदु, ओसांक बिंदु हिंदी में कहते हैं। ठीक, इस ओसांक बिंदु तक जाएंगे। यहां पे क्या होगा? ये सारी की सारी जो वायु में जो जल वाष्प है, ये जल के बूंदों में परिवर्तन होने लगेगा, यानी कि वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जल की बूंदों के रूप में जल वाष्प बदलने लगेगा। और इस बदलने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। संघनन होने से क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। संघनन के बाद क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से बादल का निर्माण होगा। अब यहां पे अब इसको हम अप्लाई करते हैं इसका अपने इस जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट पे। और यहां तक की अगर हम बात करें तो अगर यूं देखें कि यहां इस ड्यू पॉइंट से लेकर के सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको क्या बोलते हैं? ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस, यूं कहें ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग कह दे, कुछ इस तरह से इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग कहें या फिर प्रोसेस कहें। ठीक, ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग, इसका दर क्या है? इसका रेट क्या है? इसका रेट है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, इसके पहले वाला जो नॉर्मल लैप्स रेट था वो क्या था? इसका जो रेट है वो है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर दूर से, पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर कम होगा। और इसके बाद यहां जो होगा, ये बादल बनने और ड्यू पॉइंट यानी कि इस ओसांक बिंदु से लेकर के बादल बनने तक, यहां पे इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्ट या फिर वेट एडियाबेटिक कूलिंग, यानी कि आर्द्र रुद्धोष्म कूलिंग। राइट, इसका रेट क्या रहेगा? इसका जो रेट रहेगा ये लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इसका फिक्स नहीं है। ठीक, इसका जो मॉइस्ट एडियाबेटिक लैब कूलिंग रेट है इसका लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और ये लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कितना रहेगा इसका कोई फिक्स नहीं है, ये 10 से कम ही रहेगा। लेकिन ये जब हवाएं ऊपर उठेंगी और ड्यू पॉइंट तक यानी कि ओसांक बिंदु तक जब पहुंचेंगी, तब तक के बीच में जो कूलिंग का रेट होगा, यानी कि जब ऊपर उठेंगी तो कूलिंग होगा, तो इस कूलिंग का जो रेट है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होगा। नॉर्मल क्या था स्थिर वायुमंडल में? स्थिर वायुमंडल में था कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन जब हवाएं ऊपर उठेंगी, जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक,
नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब ये तो हो गया ऊपर उठने की प्रक्रिया को। इसको अगर इसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने देखा ऊपर उठ रही है, यानी कि हवाओं का असेंडेंस हो रहा है, आरोहण हो रहा है। लेकिन कहीं अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं, कहीं ये भी तो हो सकता है कि हवाएं नीचे बैठें। नीचे भी तो आ सकती हैं, अगर ऊपर जा रही हैं तो नीचे तो आएंगी ही। तो अगर हम कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं सब्सिडेंस ऑफ एयर, सब्सिडेंस ऑफ एयर यानी कि वायु का आरोहण, वो था ये अवरोहण, अवरोहण यानी कि हवाओं का नीचे बैठना। अगर हम इस चीज को कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखें, ये एक कंडीशन हो सकता है, सपोज ये कोई माउंटेन है यानी कि पर्वत, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, अब जब इससे टकराएंगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? असेंडेंस यानी कि आरोहण। तो इसमें रेट क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर कम होगा इस प्रक्रिया में, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किलोमीटर कम हो। लेकिन जब ये हवाएं आप देखेंगे ऊपर उठेंगी तो कुछ यहाँ जाएंगी, कुछ यूं करके इधर आएंगी और कुछ यूं करके नीचे आएंगी। तो इस तरह से जो हवाएं आएंगी, या फिर अगर यूं कहें ये हवाएं जो आएंगी कुछ इस तरह से, इस आने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडेंस ऑफ एयर यानी कि वायु अवरोहण। अवरोहण का क्या मतलब होता है? अगर हवाएं नीचे बैठ रही, हवाएं जब देखेंगे आप नीचे बैठ रही हैं तो नीचे बैठने से क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी तो ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा थी, यानी कि जो हमारा सरफेस होगा यहाँ पे डेंसिटी पहले से ज्यादा होगी। ये हवाएं जब यहाँ से नीचे आएंगी तो ये डेंसिटी को और बढ़ा देंगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर यानी कि तापमान भी बढ़ेगा। और ये किस रेट से, यानी कि एट द रेट अगर देखें कि किस रेट से तापमान बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, पर किलोमीटर क्या मतलब है कि कितने मीटर से वायु का नीचे बैठ रही है। ये जो हवाएं उठ रही हैं यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कूलिंग होता है। जब नीचे आ रही हैं हवाएं कुछ इस तरह से अगर देखें, जब हवाएं नीचे आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्सिडेंस यानी हवाओं का नीचे बैठना होता है। तो यहाँ पे घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा। तो किस दर से तापमान बढ़ेगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, ये है हमारा रुद्धोष्म ह्रास दर। पॉइंट मिला कि अगर हमने देखा कि इसको एक और फॉर्म में देखें, फॉर्म क्या, अब एक अगर पॉइंट में देखें तो क्या हो रहा है रुद्धोष्म ह्रास दर में? रुद्धोष्म ह्रास दर, इसमें क्या होगा? अगर हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा? ऊपर जाके फैलेंगी
अगर ये फैलेंगी तो इनका जो तापमान है, तापमान कम होगा। ठीक, अगर हवाएं ऊपर उठेंगी तो फैलेंगी, तापमान कम होगा। किस दर से तापमान कम होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, और अगर देखें हवाएं अगर ऊपर उठेंगी, असेंडेंस हो रही है, असेंडेंस, और अगर हवाएं नीचे बैठेंगी, बैठती हैं, यानी कि सबसिडेंस हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है, तो इसका क्या परिणाम होगा? ये फैलेंगी कि सिकुड़ेंगी? और सिकुड़ती हैं। क्यों सिकुड़ती हैं? कि जब नीचे एयर बैठ रही है तो आपने देखा कि नीचे वैसे भी ऑलरेडी पहले से घनत्व ज़्यादा है, हवाओं का और घनत्व बढ़ेगा तो ये सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ेंगी तो इसका जो तापमान है, तापमान बढ़ेगा, और ये तापमान किस रेट से बढ़ेगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक, अब इसी ऊपर उठने की प्रक्रिया में हमने देखा कि जब ओसांक बिंदु पर हवाएं पहुंच जा रही हैं, यानी कि यूं कहें कि जब हवाएं कूलिंग होते होते उसका जलवाष्प, वाटर, जो वाटर वेपर है यानी कि जलवाष्प है, वो जल के बूंदों में परिवर्तित होने लगता है, इतना कूलिंग होता है, तब जाके क्या होती है? वेट या कहें मॉइस्ट एडियाबेटिक कूलिंग होती है। ठीक, ये कहानी है। अब सब्सिडेंस होगा तो ये होगा, असेंड होगा तो ये होगा। अब अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता? हमने इस प्रोसेस को पढ़ लिया, किस दर से कम हो रहा है वो। इसका एप्लीकेशन क्या होगा? अगर एप्लीकेशन की देखें तो हम इस चीज से, इस प्रोसेस से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा? बादल का निर्माण होगा, बादल के निर्माण से ही तो वर्षा होती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं लॉजिकल कि जहां जहां हवाओं का ऊपर उठना अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वहां वहां पे वर्षा की स्थिति ज्यादा बनेगी, और जहां जहां पे हवाओं का नीचे बैठना हो रहा है वहां पे वर्षा की स्थिति नहीं बनेगी, बल्कि वहां पे सूखे की स्थिति बनेगी। ठीक, एप्लीकेशन इसका जियोग्राफी में क्या होगा? वर्षा के लिए हमें क्या चाहिए, यानी प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या चाहिए? कंडेंसेशन चाहिए, यानी कि संघनन चाहिए। कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए? कूलिंग चाहिए। और इस कूलिंग के लिए क्या चाहिए? असेंडेंस ऑफ एयर चाहिए, यानी कि हवाओं का ऊपर उठना। असेंडेंस ऑफ एयर यानी कि हवाओं का ऊपर उठना। तो एक तो एप्लीकेशन हो गया कि ये वर्षा के लिए काम में आएगा। ठीक, अब इसके लॉजिकल वे से अगर देखें तो अर्थ पे, पृथ्वी पे जहां जहां असेंडेंस होगा, असेंडेंस होगा तो रेनिंग सीजन होगा। अगर यूं कहें असेंडेंस होगा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा होगा। प्रेसिपिटेशन अकर्स, यानी कि वर्षा होगी। अब अगर असेंडेंस की जगह पे सबसिडेंस होगा, सबसिडेंस होगा यानी कि नीचे हवाएं बैठेंगी, वहां पे क्या होगी? सूखे की स्थिति बनेगी। ठीक, यहाँ पे सूखे की स्थिति बनेगी। ठीक, अब हम ये कैसे पता करेंगे
कि कहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रही हैं, कहाँ पे हवाएं ऊपर जा रही हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम असेंडेंस की बात करें, अगर असेंडेंस हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा असेंडेंस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यानी कि प्रेशर की स्थिति से। ठीक, यहाँ पे हम किस स्थिति से पता कर सकते हैं? दाब स्थिति से, प्रेशर कंडीशन, यानी कि दाब की स्थिति से। दाब की स्थिति से कैसे पता कर सकते हैं? इन असेंडेंस में हम पता कर सकते हैं दाब की स्थिति। दाब की स्थिति से कैसे पता कर सकते हैं भाई? कि अगर निम्न दाब है, यानी कि निम्न दाब, यानी कि लो प्रेशर। लो प्रेशर तब बनेगा जब वहां का तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो हमने क्या देखा? डेंसिटी कम होगी और वहां से हवाएं ऊपर उठेंगी। अगर निम्न दाब की स्थिति है तो वहां पे हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। और अगर उच्च दाब की स्थिति है, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर की स्थिति है, तो वहां पे क्या होगा? हवाएं नीचे बैठेंगी, बैठें। ठीक, अब हम ये देख सकते हैं कि हवाएं कहाँ, जहां जहां पूरे के पूरे अर्थ में अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यानी कि वहां की जो स्थिति है वहां पे वर्षा की स्थिति रहेगी। और अगर अगर हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? वर्षा की स्थिति बनेगी। ठीक, और अगर हवाएं नीचे बैठ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा? सूखे की स्थिति बनेगी, सूखे की स्थिति बनेगी। ठीक, अगर हवाएं ऊपर उठी तो वर्षा होगा। क्यों वर्षा होगा? क्योंकि हमने देखा कि बादल बनने के लिए संघनन की आवश्यकता होती है, संघनन के लिए कूलिंग की आवश्यकता होती है, कूलिंग के लिए असेंडेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि वायु का ऊपर उठने की स्थिति की। जब वायु ऊपर उठेगी तब जाकर के ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया होगी तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो वहां पे वर्षा होगी उस क्षेत्र में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अगर असेंडेंस हो रहा है, असेंडेंस हुआ, देन एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन लीड टू कूलिंग एंड कूलिंग लीड टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। इस पूरे के पूरे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रिया। अवरोहण हुआ, हवा का अवरोहण हुआ तो ऊपर जाकर के जगह मिली, बहुत घनत्व नहीं है तो फैल गई, फैलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद वो कांटेक्ट कूलिंग शुरू कर दिया। इस कूलिंग हुआ, कूलिंग के साथ कंडेंसेशन हो। ठीक, ये इसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसके एक और दो सरल सरल सा एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। ठीक, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार लिख के लीजिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने बहुत ग्लास में बहुत ठंडा पानी डाल दिया होगा। ठीक, जब ठंडा पानी डाला होगा
तो कुछ समय बाद आप देखेंगे उसमें ना, जैसे कि ये ग्लास हो गया, अब इसमें बहुत ठंडा पानी डालेंगे ना, तो इसके बाहर-बाहर जब आप ऐसे हाथ लगाएँगे तो बहुत सारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी की छोटी-छोटी बूँदें आ जाएँगे। आप देखेंगे ये बाहर कैसे आ गया? ये पानी रिस रहा है क्या? नहीं, पानी रिस नहीं रहा है, बल्कि ये कॉन्टैक्ट कूलिंग हो रहा है। यानी कि अंदर का वातावरण, बाहर का वातावरण। यानी कि जो हमारा ये कमरा है ना, इस कमरे में भी जहाँ आप कहीं भी बैठे हैं, वहाँ पे जलवाष्प मौजूद है। अब जलवाष्प ये वाटर फॉर्म में कब आता है? जब इसका टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होता है या फिर जब ये कॉन्टैक्ट कूलिंग होता है। यानी कि बहुत ठंडा चीज़ से आकर के टकराएगा तो उसके चारों तरफ से वो बूँदें दिखने लगेंगी। इसके लिए ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जलवाष्प के। कि हमने जो देखा कि जलवाष्प ऊपर जा कर के जो पानी के बूंदों में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका ये एग्जाम्पल है कि सपोज ये अगर हम बॉटल लेते हैं, इस बॉटल में गर्मी के समय या किसी किसी भी समय बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल देंगे, तो इसके इस बाहर से अगर हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पानी की बूंदें दिखेंगी या पानी दिखेगा, ठीक। यही प्रक्रिया होता है संघनन के समय कि जब जलवाष्प यहाँ से नीचे से ऊपर जाते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचता है, वहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से क्या होता है कि वो जलवाष्प वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उस पे पड़ने लगता है पानी की बूंदों के रूप में। जैसे कि ग्लास में आपने देखा कि बाहर से आपको पानी दिखता है, कि बाहर से पानी कैसे आ गया? हमने तो अंदर पानी डाला है भर के। वो सेम प्रक्रिया इस एडियाबेटिक कूलिंग में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब जलवाष्प बनता है, यानी कि यूं कहें, जब ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, जब वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प जलवाष्प जो है ये कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट में, यानी कि पानी की बूंदों में, पानी की बूंदों के रूप, ठीक। इस बूंदों के रूप में जब कन्वर्ट होता है ना, इसी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, ये जो कन्वर्ट होने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन यानी कि संघनन, ठीक। संघनन। अब इस संघनन की प्रक्रिया में हमने देखा कि जहां तक ड्यू पॉइंट है, उस ड्यू पॉइंट तक जो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था, तापमान घट रहा था, वो किस दर से घट रहा था? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन जैसे ही संघनन शुरू हुआ, तो वहां से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगा, घटने लगा। उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। कम कितना रहेगा इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अब वो जो संघनन होता है, संघनन की प्रक्रिया में क्या हो रही है कि यहाँ पे वेट या फिर मॉइस्ट एडियाबेटिक कूलिंग हो रही है, जो हमने पहले ही देखा है एक डायग्राम बनाकर, एडियाबेटिक कूलिंग। अब ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हवाएं तो ऊपर उठ रही, अब भी ऊपर उठने का मतलब है कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना, 10 डिग्री सेल्सियस से के रेट से कम होना चाहिए। लेकिन ये वेट या आर्द्र जो है एडियाबेटिक कूलिंग, ये 10 से कम क्यों है? इसके दो कारण है कि कंडेंसेशन के समय, यानी कि संघनन के समय, दो चीजें होती है। पहला, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक। और दूसरा क्या होता है इसमें? गुप्त ऊष्मा रिलीज के साथ साथ वाटर जो ड्रॉपलेट रहता है, वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी के जो बूंदें रहती हैं, वो क्या करती हैं? कूलिंग करती हैं, ठीक।
और यहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा है इसको आने वाले समय हम देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि गुप्त ऊष्मा का मतलब है, ये जब हमने देखा था हीट बजट में कि हीट ट्रांसफर मेथड में, तो हमने देखा कि इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के माध्यम से ऊष्मा रिलीज होती है वायुमंडल में या फिर जाती है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, ऊष्मा जो है लेटेंट हीट के रूप में ली जाती है, यानी कि जल से लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा को निकाल करके जब ये संघनन के पॉइंट पे होता है, संघनन के समय इस गुप्त ऊष्मा को छोड़ा जाता है। गुप्त ऊष्मा कहां से लिया गया, जल के अंदर से, जल में गुप्त ऊष्मा मौजूद है, उस वाष्पीकरण के माध्यम से लिया गया। जब हवाएं ऊपर उठी, जलवाष्प भी ऊपर उठा, तो जब जलवाष्प ऊपर उठा तो इसमें गुप्त ऊष्मा है ही अंदर। तो जब ये अंदर है तो ऊपर जाकर के जब जल के रूप में वापस संघनन होता है, इस संघनन की प्रक्रिया में दो चीजें होती, पहला तो गुप्त ऊष्मा का रिलीज होता है, दूसरा वाटर ड्रॉपलेट यानी कि जो जल की बूंदे हैं, जल की बूंदे, इन जल की बूंदों को, बूंदे का काम क्या है, और ठंडक देंगी। तो इस ठंडक और इस प्रोसेस में, इन दोनों के प्रोसेस में क्या होता है, हीट भी रिलीज हो रहा है और कूलिंग भी रिलीज हो रहा है। परिणाम ये होता है, ये 10 डिग्री सेल्सियस से पर किलोमीटर से टेम्परेचर डिप कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक, ये रही हमारी इस लेटेंट हीट की, या फिर यूं कहें रुद्धोष्म ह्रास की प्रक्रिया। पूरे क्लास को अगर हम देखें, ऊष्म ह्रास दर हमने और क्या देखा, यहां से हम एक तीन, यहां से रुद्धोष्म ह्रास दर, इसको हमने देखा, आप लोग लिख लीजिए। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से तापमान में अंतर, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, इसके लिए हमने इस मैप को लिया। ठीक, इस मैप के बाद हमने क्या देखा, हमने एक डायग्राम बनाया। ये इस डायग्राम में क्या हुआ, पृथ्वी की सतह से हमने ऑब्जर्व किया एक ऐसा पॉइंट जहां से ये सतह से ऊपर हवाएं उठ रही हैं, हवाएं ऊपर उठेंगे, आगे आगे जाके फैलेंगी, फैलने के बाद ये कूलिंग होगी, इस कूलिंग को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग यानी कि रुद्धोष्म शीतलन। अगर हिंदी में लिखें तो रुद्धोष्म, रुद्धोष्म शीतलन। ठीक, ये है रुद्धोष्म शीतलन, ये ड्यू पॉइंट है, यहां से वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट, इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं, संघनन। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो लेटेंट हीट रिलीज होता है और दूसरा क्या होता है, ये कूलिंग भी करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये 10 डिग्री सेल्सियस कर से कम रहता है। ये जो हमने देखा था, ये 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है इसका टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, मॉइस्ट या वेट एडियाबैटिक कूलिंग। और इस कूलिंग को क्या बोलते हैं, ड्राई एडियाबैटिक कूलिंग, यानी कि सूखा। ड्राई क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक, इसके बाद ये देखना। ठीक, अब हमने क्या देखा, हमने एक पॉइंट देखा कि हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो कूलिंग हो रहा है, नीचे बैठेंगी तो क्या होगा, ये है नीचे बैठने की प्रक्रिया, सब्सिडेंस होगा, वायु का अवरोहण होगा, इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक हीटिंग। नीचे बैठने की जो वायु का अवरोहण होगा, इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक हीटिंग। ठीक,
रुद्धोष्म गर्मी कहें या फिर हीटिंग कहें, नीचे बैठने की प्रक्रिया को। इसमें क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। किस दर से बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसके बाद हमने देखा रुद्धोष्म ह्रास दर को एक पॉइंट के फॉर्म में देखा। किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, आए ऊपर उठेंगे, सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें हमारी जियोग्राफी में क्या काम कर रही हैं भाई, ये हमारी वर्षा के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। वर्षा के लिए क्या चाहिए, ये सारी प्रोसेस। ठीक, ये है हमारी प्रक्रिया। कैसे पता चलेगा, दाब की स्थिति से। दाब की स्थिति से कैसे पता चलेगा, निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर है तो वहां पे असेंडेंस हो रही है, वायु ऊपर उठ रही है। हाई प्रेशर है तो वहां पे हवाएं सबसिडेंस हो रही है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखे, सुने और समझे होंगे, और आपने एंजॉय भी किया होगा इसको। और इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और आप सबसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको इस क्लास के साथ जुड़ना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।